Good afternoon, Aruna. क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक रेज हैंड करने का और एक चैट करने का। तो चैट में जाकर फिर आप वहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आप को यूनिव एकेडमी ऑनलाइन लाइव क्लास में स्वागत है आपका। ये आपका सेकंड क्लास है और ये सेकंड क्लास आपका इंग्लिश का है। आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। जिस तरह से आप यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा मैं यहाँ बताना चाहूँगा। दो चीज़ें बच्चों। पहला चीज़ तो आपके पास एक चैट बॉक्स है, तो चैट में जाकर आप पर्सनली वहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जो भी डाउट है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो डायरेक्ट मेरे पास आएगा। आपका चैट सिर्फ मैं ही देख पाऊँगा और मेरा चैट आप देख पाएंगे पर्सनली। वहाँ पर आपको जो डाउट है, जो क्वेश्चन में डाउट है, जो चीज़ पूछना है, आप पूछेंगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है बच्चों कि आपके जो मोबाइल स्क्रीन है, उसके आपके राइट साइड में टैप करने पे आपको वहाँ पर रेज हैंड का ऑप्शन आएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये दो चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करेंगे जब भी आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग ये करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन सबको वेलकम। फर्स्ट क्लास जो इंग्लिश का है उसमें आप सबको वेलकम। ठीक है, और स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वो क्लास आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा। और उस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बतलाना चाहूँगा इंग्लिश से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो बैंक, एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, ठीक है, या फिर एलआईसीएओ, एडीओ, या फिर आप और भी कई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो इंग्लिश जो है, ये कुछ सेक्टर्स को छोड़कर, इंग्लिश जो है कुछ सेक्टर्स को छोड़कर अधिकांश सेक्टर्स में पूछे जाते हैं। यानी अगर हम एक अच्छे जॉब की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वहाँ पर एक इंग्लिश एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी जॉब्स हैं,
जैसे में हम आरबीआई की बात करें, एसबीआई की बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, आईबीपीएस कलर की बात करें, ठीक है, या फिर एलआईसी से रिलेटेड या ईएसआईसी से रिलेटेड, जितने भी हम बात करते हैं, या फिर और भी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, एचडीएफसी हो गया, आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सभी जो है सभी में इंग्लिश एग्ज़ाम होता है और इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो बच्चे बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है, पहली बात। सेकेंड, जो बच्चे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं एक एग्ज़ाम की बात करूं और उसमें हमारे पास जो है एसएससी सीजीएल, 3-4 कैटेगरी के जॉब वो लोग रिलीज करते हैं वैकेंसी एसएससी में। तो चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो आपका +2 लेवल का एलडीसी या फिर डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो, या फिर स्टेनोग्राफर का हो, या फिर सीजीएल हो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, या फिर सीपीओ का हो, जो भी एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज की जाती है वहाँ पर भी इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि इंग्लिश जो है एसएससी की, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंट रोल है एसएससी में। सीजीएल की अगर मैं बात करूँ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में, तो आपको बता दें कि जो टोटल एग्जाम्स होते हैं सीजीएल के, ठीक है, वो 2 फेज में होते हैं, पीटी और PT1, और फिर जो मेंस होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, और एक मेन टेस्ट होता है। पीटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, जिनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया रहता है, ये सबको आपको पता होगा, ठीक है। उसमें each section carries equal number of questions with equal number of marks, each section contains 25 question, okay, and each question carries 2 marks, clear? So overall we can say that out of total 100 questions, the marks awarded for them are almost 200, clear? तो 100 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर आपको अवार्ड किए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलता है वहां पर, ठीक है। ये तो बात हुई एसएससी सीजीएल के प्रिलिमिनरी टेस्ट का। अगर हम मेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मेंस में 2 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यू ऑल नो इट वेरी वेल। फर्स्ट वन इज द मैथ्स एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश। ये मेंस, जब एसएससी सीजीएल के मेंस में आप जाते हैं तो वहां पर 2 ही चीज पूछा जाता है आपसे, एक तो मैथ्स पूछा जाता है और एक इंग्लिश पूछा जाता है, और दोनों ही यहाँ पर 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स का मैथ्स भी होता है, 200 मार्क्स का इंग्लिश भी होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ओवरऑल चाहे हम पीटी और मेंस दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो 250 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश और 250 मार्क्स का मैथ्स पूछा जा रहा है। यानी कहा जाए कि टोटल 600 मार्क्स में 500 मार्क्स का इंग्लिश और मैथ्स पूछा जाता है, यानी 250 मार्क्स का इंग्लिश और 250 मार्क्स का मैथ्स पूछा जा रहा है। समझ गए आप? तो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, तो यहीं से आपको पता चल जाता है। प्लस आगे फिर आपको अगर मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर वहाँ रिटन टेस्ट होता है। रिटन में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, फिर भी वहाँ पर एक लैंग्वेज टेस्ट होता है आपको। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट किए तो 50 मार्क्स का वहाँ इंग्लिश भी होगा आपका। समझ रहे हैं बात को? तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और खासकर एक अच्छे एग्जाम के लिए जो कि सेंट्रल जॉब के द्वारा वैकेंसी रिलीज की जाती है, उनके लिए इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये तो आप समझ ही गए हैं। साथ ही साथ अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो मेंस में इंग्लिश को इंक्लूड करते हैं, पीटी में नहीं इंक्लूड करते हैं, लेकिन मेंस में वो इंक्लूड करते हैं। और कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पर इंग्लिश नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में। और रेलवे जो है उसमें भी एक्सक्यूज मी, रेलवे में भी इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता तो उसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट्स कि रेलवे में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई is maximum in railway. So you can better understand if you want to crack your job
crack your exam and get the job as soon as possible, you are required to have a strong command over English. Then in that situation or in that case, you are eligible or you are able to make your dream comes true. Got it, student? So I would like to focus on this point again, that how English is important. Clear? So next point we am going to discuss you over here is, let me introduce you about the English syllabus of different examinations or different sectors. Okay. So first of all, I would like to discuss the syllabus of English in banking exams. Okay. So first, I'm going to tell you about the English syllabus in banking exam. Okay. So we have the English syllabus of banking exams. So first we are going to understand the English syllabus for bank exam students. Here I have mentioned some points related to, English syllabus for banking exam. Okay. So in every examination where there is an English as a part, okay, is divided into three sectors. English is divided into three sectors, students. First sector comes is grammar. Second one is vocabulary, and the third one is reading comprehension, or simply we can say that comprehension. Clear? So English is divided into three portions. First one is grammar portion, second one is vocabulary portion, and third one is comprehension portion, student. I'm talking about the bank exam. Clear? So let us talk about the each sector one by one. If we talk about the grammar portion here, so in grammar, we have error detection. The question will be based on error detection. That means there will be questions, and the questions might contain grammatical error over there and might not. Okay. So if there is an error in the sentence, you have to pick out that error. If you find there is no error in the sentence, or the sentence is free from error, you can go through the one option that is no error. There is also one option mentioned over there that is no error. So if you find that there is no mistake, there is no any grammatical error in the sentence, then in that case, students, you can go for the option no error. But if you find that yes, there is any mistake in the sentence, then you can pick out the particular area or particular point that where the error lies. Is that clear to you all, student? क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि एरर डिटेक्शन क्या होता है? तो एरर डिटेक्शन में एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइडेड किया रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके, ठीक है? और एक पार्ट होता है उसमें नो एरर, जिसको पार्ट ई कहते हैं. तो अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कहीं पे एरर है, तो वो कौन से पार्ट में रहेगा? किसी एक पार्ट में एरर होता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आपका जो वो सेंटेंस हो जाएगा, वो जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर आपको ई में लगाना है, और वो ऑप्शन नो एरर का होता है. तो ये पहला जो ग्रामर का पोर्शन का जो क्वेश्चन है, उसे हम क्या बोलते हैं? एरर डिटेक्शन. यानी एरर डिटेक्शन ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो आता ही आता है. क्लियर है? सेकेंड, अगर हम टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें हमारा आता है फिलर्स. फिलर्स आप समझते हैं ना, बचपन से आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वहां भी आपको पता होगा कि फिलर्स क्या होता है. तो फिलर्स का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप पहले पढ़ते थे, है ना, स्कूल्स में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते थे ना, उसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है? फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है. तो ये फिलर्स होते हैं. ये फिलर्स जो है बेसिकली अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं स्टूडेंट. 3-4 तरह का फिलर्स होता है. ये फिलर जो है, हो सकता है आपको सिंगल फिलर हो जाए, ठीक है, हो सकता है आपका डबल फिलर हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं, हो सकता है आपका ट्रिपल हो जाए. तो किसी भी तरह से पूछ सकता है. बैंक जो है एक्सपेरिमेंट के लिए ही जाना जाता है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो. तो फिलर्स में आपको सिंगल फिलर यानी एक सेंटेंस में एक ब्लैंक हो सकता है, डबल फिलर में एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक हो सकते हैं. ट्रिपल फिलर्स में क्या होता है कि 3 सेंटेंसेस होंगे. 3 सेंटेंसेस में आपको ऐसा वर्ड चूज करना है जो तीनों में सुटेबल हो जाए, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन जो होता है, थोड़ा ट्विस्ट करके बैंक पूछता है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर आपको वेल एक्वेंटेड करा देंगे. आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस फिलर को कैसे हैंडल करना है, कैसे बनाना है, ठीक है. तो ये आपका आ जाता है फिलर्स पोर्शन. नेक्स्ट पोर्शन आता है स्टूडेंट सेंटेंस कनेक्टर. सेंटेंस कनेक्टर में क्या होता है
कि आपके दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, दो सेंटेंसेस आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और वो दो सेंटेंसेस दिए होंगे और उससे के नीचे आपको क्या रहेगा, कनेक्टर दिया हो रहेगा कि कौन सा ऐसा यहाँ कनेक्टर है जो उसको क्या कर सकता है, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है। तो उसी को हम कहते हैं सेंटेंस कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो दो सेंटेंस दिया हो रहेगा और उस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए नीचे में आपको ए बी सी डी करके, ए बी सी डी और ई करके कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे दे दिया एंड दे दिया, ठीक है, या फिर लेस्ट दे दिया, या फिर आपको येट दे दिया, या फिर उसको आपको डैन दे दिया। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे और उसमें से सुटेबल ऑप्शन चूज करना है जो आपका आंसर होना चाहिए। तो ये होता है सेंटेंस कनेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछता ही है बैंक में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आता है ग्रामर में, वो जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका स्टार्टर क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा आता है और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है स्टार्टर क्वेश्चन में। ये भी एक तरह का कनेक्टर ही होता है, ये भी एक कनेक्टर ही क्वेश्चन है, कनेक्टर क्वेश्चन ही होते हैं। बस फर्क ये होता है कि वहां पर जो दो सेंटेंसेस आपके दिए हुए थे स्टूडेंट्स, उसमें आप क्या कर रहे थे कि एक कनेक्टर चूज कर रहे थे जो क्या कर रहा था, दोनों को जोड़ रहा था। यहां पर क्या करना था आपको कि दो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें से सबसे पहले तो एक कनेक्टर दिया हुआ रहेगा, ऊपर में एक कनेक्टर दे देगा, ठीक है, और दो सेंटेंसेस को उससे जोड़ दिया जाएगा आपको। और आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसे दो सेंटेंसेस है जो कनेक्टर से शुरुआत किया जा सकता है दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो उस आधार पे ये जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट करना, यानी यहाँ पर स्टार्टर में कनेक्टर से स्टार्ट करना है और सेंटेंस कनेक्टर में दो सेंटेंस को कनेक्टर से जोड़ना होता है। काम वही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जा रहा है कि सेकंड जो मैंने पार्ट यहाँ पे बात की स्टार्टर के बारे में, वो स्टार्टर में क्या होता है कि सेंटेंस का जब हम जोड़ते हैं, सेंटेंस को जब हम ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, तो वहां पर स्टार्टर के केस में वो कनेक्टर पहले आना चाहिए, ठीक है, और जबकि सेंटेंस कनेक्टर में वो कनेक्टर जो है वो बीच में आना चाहिए। ये वहां पर कुछ कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ग्रामर में ये चार तरह के पॉइंट है और लास्ट एक पॉइंट होता है ग्रामर का, उसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो है आपका एसएससी में भी जनरली पूछा जाता है। इसमें क्या होगा कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जो है बोल्ड प्रिंटेड होंगे या फिर वो अंडरलाइन हो सकते हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड आपको 5 ऑप्शंस होगा। हो सकता है कि वो जो बोल्ड प्रिंटेड वर्ड है वो इंप्रूव करना होगा, हो सकता है उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो या कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे वो रॉन्ग हो, उनके लिए आपको एक इम्प्रूवमेंट देना होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बोल्ड पार्ट जो है वो फ्री फ्रॉम एरर है, कोई उसमें मिस्टेक नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपके पास एक ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड और नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ग्रामर में ये पोर्शन है, इतने पोर्शन जो है ग्रामर के हैं जो कि बैंक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक हुआ आपका इंग्लिश का जो है आपका ग्रामर पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू द वोकैब पोर्शन। तो ये आता है आपका वोकैबुलरी पोर्शन। वोकैबुलरी पोर्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं बच्चे कि उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है, वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें होती हैं। वोकैब का मतलब हुआ हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, उसी को हम वोकैबुलरी कहते हैं। शब्द ज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं, शब्दों का ज्ञान, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी। तो वोकैब में जो पहला जो चीज है वो है सिनोनिम्स और एक होता है एंटोनिम्स। ये सभी लोग आप जानते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी एक वर्ड दिया हुआ होगा, उसके 4-5 ऑप्शन होंगे, उनको बोलेगा कि इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन है इसमें, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स होंगे बच्चे। एंटोनिम्स में आपको एक वर्ड दिया हुआ रहेगा और उसके अपोजिट पूछेगा। ये सिनोनिम्स हो गया पर्यायवाची, और ये एंटोनिम जिसको हम विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द और ये हो गया आपका विपरीतार्थक शब्द जिसको हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो वोकैब का सेक्टर आता है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं स्टूडेंट, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ स्पेशल मीनिंग इज सिंपली नोन एज इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का वैसा कलेक्शन होता है जिनका एक स्पेशल मीनिंग आता है,
इसलिए उन्हें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। या तो आप ईडियम्स कहिए या फिर फ्रेजेस कहिए। फ्रेजेस हैज आल्सो स्पेशल मीनिंग, ईडियम्स हैज आल्सो स्पेशल मीनिंग। तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिनका एक स्पेशल मीनिंग आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे, मैं आपको सिलेबस से रूबरू करवा रहा हूं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि सिलेबस में क्या होता है, और सब चीज के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको कंसेप्ट पता चल जाए। रैपिड कैसे बनाना है, फास्ट कैसे बनाना है, ये भी आपको कंसेप्ट से पता चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ग्रामर में क्या है, बैंक के जो सिलेबस है उसके ग्रामर में क्या है, वोकैबुलरी में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, ताकि आप इसी पैटर्न पे आप प्रिपरेशन करें और इससे इसको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सेकंड जो पोर्शन है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स स्पेशल मीनिंग। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है? एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिससे क्या पता चलता है, स्पेशल मीनिंग का पता चलता है। क्लियर है यहाँ पर? जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जैसे मान लिया जाए आपके पास एक वर्ड देता है लाइव वायर। लाइव वायर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लाइव वायर दे दिया और इसका बोलता है कि लाइव वायर का आंसर बताइए, यानी इस इडियम्स या इस फ्रेज का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज स्पेशल मीनिंग इज कॉल्ड इडियम्स और फ्रेज। देखिए, आप यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेट करते हैं इस वर्ड को, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है लाइव वायर, तो लाइव मतलब आप कहते हैं जीवित, और वायर मतलब तार। यानी आप जब किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, चूंकि हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश के, वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, सो व्हाट एवर वी डू वी ट्रांसलेट द वर्ड। ठीक है, हम लोग उस वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन होता है स्टूडेंट्स, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका लिटरल ट्रांसलेशन, जिसमें हम वर्ड बाय वर्ड को क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और दूसरा होता है सेंसिबल ट्रांसलेशन या सेंसिबल मीनिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जब आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, वो दो तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है। एक तो हो गया लिटरल मीनिंग के बेसिस पे कि उसका लिटरल मीनिंग क्या है, और एक होता है कि सेंसिबल मीनिंग क्या है, यानी उसके सेंस क्या आ रहे हैं। ध्यान रखिए, तो जब मैं यहाँ पर इस लाइव वायर के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे समझिए कि अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो दो तरह के इसके मीनिंग आ सकते हैं। एक, अगर हम लिटरल की बात करते हैं, लिटरल, तो लिटरल में सीधा सीधी क्या हो जाएगा, जिंदा तार, इसको हम कह सकते हैं, जिंदा तार। तो क्या मतलब है जिंदा तार का यहाँ पर, ये लिटरल मीनिंग हो गया। और अगर हम इसके सेंसिबल मीनिंग में जाते हैं, उसको सेंस करना पड़ता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हियर लाइफ रिप्रेजेंट द लिविंगनेस। लाइव वर्ड जो है वो किस चीज की बात करता है, जीवित की बात करता है। ठीक है, एक्टिवनेस की बात करता है। किस चीज की बात करता है, एक्टिव की बात करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? या एनर्जी की बात करता है। देखिए, जब आप देखते हैं कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है, तभी उसको लाइव वायर कहते हैं। और जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी है उसमें, बहुत एनर्जी है उसमें। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लाइव वायर बोलते हैं, तो हम ये लाइव वायर का सेंसिबल मीनिंग अगर देखें, तो हम कह सकते हैं एनर्जेटिक, एनर्जेटिक पर्सन। यानी हम लाइव वायर किसके लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर सेंस क्या आएगा बच्चों, एनर्जेटिक पर्सन आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप जब भी कोई इडियम्स या फ्रेज के मीनिंग्स को ढूंढते हैं, तो वहां पर दो चीजें होती हैं। एक तो हम लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, यानी लिटरल मीनिंग ढूंढते हैं। जब आप लिटरल मीनिंग ढूंढते हैं, तो हर जगह ये सही नहीं होता है। ये कभी कभी आपको ऐसा मीनिंग देगा जहां पर उसको देखकर आपको हंसी आ जाएगी, यानी एक बहुत ही रिडिक्यूलस मीनिंग देता है कभी कभी। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, वो कभी भी लिटरल मीनिंग पे नहीं होता है। वो जब भी आपको आंसर देना होता है, तो वो होता है आपका सेंसिबल मीनिंग, यानी आपको सेंसिबल मीनिंग के तहत आंसर देना है, ना कि लिटरल मीनिंग पे। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का आंसर दे रहे होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है
कि आपको सेंसिबल मीनिंग के बेसिस पे उसका आंसर देना है, ना कि लिटरल मीनिंग के बेसिस पे। अगर आप लिटरल मीनिंग, हाँ वहां ऑप्शन में लिटरल मीनिंग भी रहेगा और सेंसिबल मीनिंग भी रहेगा, तो सेंसिबल मीनिंग को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और लिटरल मीनिंग तो फट से आप जैसा देखिए कि जैसा वर्ड लिखा था वो उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का आंसर दे रहे हैं बच्चों, तो वहां पर आपको लिटरल मीनिंग नहीं देना है, यू हैव टू गो फॉर स्पेशल मीनिंग। और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस में बहुत अच्छे तरीके से, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्या एरियाज हैं, और जब ये इस तरह के इडियम्स कंबाइन होते हैं वर्ड्स, तो क्यों स्पेशल मीनिंग और कैसे स्पेशल मीनिंग निकलता है, और वो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। दूसरा है हमारा वोकैब में फ्रेज रिप्लेसमेंट। ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट किसी भी पैटर्न पे हो सकता है। किसी भी पैटर्न करने का मतलब ग्रामर पे भी बेस्ड हो सकता है, वोकैबुलरी पे भी बेस्ड हो सकता है, किसी पे भी बेस्ड हो सकता है। जबकि ये जो फ्रेज रिप्लेसमेंट होते हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ फ्रेज, इडियम्स और फ्रेजेस पे बेस्ड होता है, जहां पर उस फ्रेज को ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि क्या ये फ्रेज यहाँ पर सही यूज हुआ है या गलत यूज हुआ है। अगर वो सही है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड या नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर लगता है कि नहीं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये फ्रेज सही नहीं है, तो फिर आपके पास 4-5 ऑप्शन वहां है, उन 5 में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका आंसर हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, उसके बाद हम वोकैब में आते हैं। तो फिर देखिए, मैंने यहाँ पे फिलर्स कहा था, यहाँ भी फिलर्स मैंने मेंशन किया। देखिए, फिलर्स जो होते हैं उसमें ग्रामर पैटर्न भी हो सकता है, ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है, और फिलर जो होते हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकता है। इसलिए हमने इसको दोनों में इंक्लूड किया है, ग्रामर में भी इंक्लूड किया और वोकैबुलरी में भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वोकैब की बात कर रहे हैं और वोकैब में जो फिलर्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे फिलर्स होते हैं जो टोटली किस पे बेस्ड होते हैं, वोकैबुलरी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, और कुछ फिलर्स ऐसे होते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इस तरह से फिलर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पूरी तरह से ग्रामर बेस्ड हो सकता है और नहीं तो वोकैबुलरी बेस्ड हो सकता है। तो उस पर हमें चूज करना होता है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो ये 2 चीजें आपने देखा कि सिलेबस जो है, बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस है वो एक ग्रामर पोर्शन और एक वोकैबुलरी पोर्शन हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कभी भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, whenever you are intended to learn any languages, you have to develop 2 things most probably. If you develop 2 things, your comprehension is obviously becomes great or good. Okay, what are those 2 things where we have to strengthen our power? Okay, that is grammar. Grammar plus vocab is equal to comprehension. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 चीज आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, अगर ग्रामर और वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग हो जाता है, ग्रामर और वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन इजी हो जाता है, आसानी से आप उस कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाते हैं। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, मैं सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारे और भाषाओं की बात कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कोई बंगाल से होंगे, कोई झारखंड से होंगे, कोई और कहीं से भी हो सकते हैं, कोई बिहार से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में बांग्ला बोला जाता है। तो बांग्ला सीखने के लिए क्या चाहिए? बांग्ला सीखने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला तो बंगाल में जो भाषाएं यूज, जो शब्द के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, वर्ड का मीनिंग, वो हमें आना चाहिए। ठीक है, और वहां पे सब लैंग्वेज का एक अपना ग्रामर होता है। जैसे अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं, तो अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, और हिंदी में लड़का का प्लूरल क्या लड़काज होगा? लड़का का प्लूरल तो लड़काज नहीं हो सकता है, क्योंकि एस लगाना तो इंग्लिश का रूल है। उस तरह से हिंदी में प्लूरल बनाने के लिए लड़का का प्लूरल क्या हो जाएगा? लड़के होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो हर एक भाषा का एक अपना ग्रामर होता है और हर एक भाषा का एक अपना वोकैबुलरी होता है।
तो जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं या कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे होते हैं, तो आप लैंग्वेज में कॉम्पिटेंट तभी हो सकते हैं, उस लैंग्वेज में दक्ष तभी हो सकते हैं जब आपके पास दो चीज बहुत मजबूत हो जाता हो। वो है ग्रामर और दूसरा है वोकैब। वोकैब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि वोकैब अगर आपका बहुत स्ट्रांग है और ग्रामर थोड़ा बड़ा भी अच्छा है तो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, जिसमें दोनों चीज इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो कॉम्प्रिहेंशन में जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग आरसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आरसी यानी जहां भी आपको आरसी मिल रहा है एग्जाम सेलेक्ट, इसका मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है पैरा जंबल। तो पैरा जंबल में क्या होता है मैं आपको यहाँ बता दूं, और आप जानते भी होंगे, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बाखूबी इस चीज को जानते होंगे स्टूडेंट्स की पैरा जंबल क्या होता है। पैरा जंबल को ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहा जाता है। पैरा जंबल को क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं बच्चों। तो पैरा जंबल्स जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। पैरा जंबल में इसको आप कहें सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसी को पैरा जंबल कहा जाता है। इसमें क्या होंगे कि आपको 6, 7, 8 सेंटेंसेस रहेंगे, दिए हुए रहेंगे, और वो 6 to 8 सेंटेंसेस जो हैं दे आर नॉट इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, वो अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते हैं, ठीक है। वो जैसे तैसे जिगजैग मैनर्ड में, जिगजैग वे में होते हैं, ठीक है। जैसे तैसे मतलब जरूरी नहीं कि जो पहला सेंटेंस है वो पहला ही होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो लास्ट सेंटेंस है वो लास्ट ही होगा, कोई भी कहीं पे भी हो सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज टू अरेंज देम। और जब आप इनको अरेंज कर लेते हैं, एक पैराग्राफ को अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स अवार्ड किया जाता है। ये बैंकिंग का पैटर्न है। तो बैंकिंग पैराजंबल एक अलग होता है, और अदर्स पैराजंबल जो होते हैं वो जो एसएससी में या डीआरडीओ में या फिर और भी क्वेश्चन जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं या फिर सीडीएस के एग्जाम है उसमें, उनका एक पैटर्न अलग होता है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस जो होते हैं, फर्स्ट जो होता है और जो लास्ट 6 ये अपने प्रॉपर ऑर्डर पे होते हैं, ठीक है। बाकी जो सेंटेंस हो जैसे पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और ईएस हो गया, ये सब जो होते हैं जम्बल्ड होते हैं। ये सब क्या है? जम्बल्ड है। ये सब जो है वो जम्बल्ड होते हैं, ठीक है। ये अपने प्रॉपर प्लेस पे होता है, प्रॉपर प्लेस पे होता है, और ये भी अपने प्रॉपर प्लेस पे होता है। बात समझ रहे हैं? बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये जम्बल्ड होते हैं। ये नहीं ये पी जो है वो 1 के बाद पी आएगा, ये हम नहीं कह सकते। ये हो सकता है कि 1 जो पहला सेंटेंस है उसके बाद एस आ जाए या क्यू आ जाए या आर आ जाए, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपको एसएससी या फिर सीडीएस या फिर और भी एग्जाम जिसमें पूछे जाते हैं। जबकि बैंकिंग जो पैराजंबल्स होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। बस आपको जैसे ए करके एक सेंटेंस दे दिया, बी दे दिया, ठीक है, सी, डी, ई, ठीक है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ई हो गया, कभी कभी एफ जी तक भी चला जाता है। इसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता है कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। इनको आपको अरेंज करके पैराग्राफ बनाना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिसकी वजह से अगर आप एक पैराग्राफ बना लेते हैं, आप एक पैरा बना लेते हैं, यानी आप जंबल को रीअरेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको कितना मार्क्स अवार्ड किया जाता है? 5 मार्क्स। अगर आप सब करेक्ट बना लेते हैं तो 5 मार्क्स, और ये बनाते हैं तो आपको एक ही नंबर मिलता है इसके लिए, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं जो आपको इसको आसान बनाता है। एक तो फर्स्ट और 6 सेंटेंस अपने प्रॉपर प्लेस पे है पहला, और इनके ऐसे ऑप्शन होंगे कि ऑप्शन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? आंसर बना सकते हैं। जैसे आपको दे दिया RQPS, RQPS पहला ऑप्शन में मान लिया लिखता है RQPS, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में लिखता है QRSP, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में लिखता है SPRQ, ऐसे। तो इससे आपको हिंट मिल जाता है। तो दो चीजें हैं जिससे ये आसान हो जाता है, और वो चीज बैंकिंग पैराजंबल में नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैंकिंग पैराजंबल्स होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों? इसको ध्यान रखना है ना। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर, इसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पोर्शन में चले तो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है आपका क्लोज टेस्ट। क्या है? क्लोज टेस्ट। यहाँ पे भी आपको समझा दूं कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, तब जाकर फिर मैं उसको बात करूंगा कि उसको बनाते कैसे हैं, क्या करना होता है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ बैंकिंग की बात कर रहा हूँ इधर, फिर उसके बाद फिर एसएससी की मैं बात करूंगा,
ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात? तो अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्लोज टेस्ट। क्या है हमारा? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट या इसको क्लोज पैरा भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक पैराग्राफ होगा। एक पैराग्राफ में जैसे मान लिया पैराग्राफ दिया हुआ है 4, 5, 6 या 10 लाइन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह के पैराग्राफ दिए हुए, ठीक है। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है और पैराग्राफ के बीच बीच में आपको ब्लैंक दे दिया, जैसे ब्लैंक नंबर 1 दे दिया यहाँ पर, ब्लैंक नंबर 2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इधर ब्लैंक नंबर 3 आपको दे दिया, हो सकता है एक दूसरे लाइन में नहीं होकर फिर 4th दे दिया, ठीक है, या हो सकता है इसी में 2 ब्लैंक दे दिया, 5th दे दिया। तो ये सेंटेंस के पार्ट में क्या रहेगा, एक पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ के बीच बीच में क्या हो सकते हैं, ब्लैंक हो सकते हैं, ठीक है। और उस ब्लैंक से रिलेटेड आपको नीचे में जो क्वेश्चन के बिलो वहां पर 4 ऑप्शंस, अगर आप एसएससी का दे रहे हैं तो 4 ऑप्शन और बैंक का दे रहे हैं तो 5-5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से कोई एक जो है आपको फिल करना है वहां पर। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। क्लोज टेस्ट में मिनिमम नंबर ऑफ ब्लैंक्स जो होते हैं वो 5 होता है। मिनिमम नंबर ऑफ ब्लैंक्स कितना होगा, 5, यानी 5 ब्लैंक हो सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लैंक जो होता है वो 10 हो सकता है, मतलब इन्हीं के बीच में रह सकता है। मिनिमम 5 होंगे और मैक्सिमम 10 होगा, इसके बीच में भी रह सकता है और ये भी रह सकता है। इसे ना तो 5 से कम ब्लैंक और ना 10 से ज्यादा ब्लैंक होता है। ये आपको क्लोज टेस्ट के पैटर्न होता है। क्लियर है, समझ गए यहाँ पर? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये देखिए रिसेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। ये सब जो मैंने पिछले आपको स्टार्टर बताया, कनेक्टर बताया, ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बताया, ये सब रिसेंट पैटर्न है। यही सब चीजें आजकल पूछी जा रही हैं बैंक के एग्जाम्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी चीज में, कोई चीज किसी चीज में निहित हो, यानी उसके अंदर हो और उसी से निकलकर आया हो, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देयर विल बी स्मॉल पैराग्राफ ऑफ 4 लाइन और 5 लाइन और 6 लाइन और 10 लाइन, ठीक है। वो एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद, जैसे ये आप मान लिया है कि ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये इतने लाइन का पैराग्राफ है। अब इतने लाइन का पैराग्राफ आप जब पढ़ लिए तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दे सकता है, उसमें जैसे मान लिया कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिस्टर रोहित। मान लिया कि इस पैराग्राफ में रोहित नाम का कोई लड़का था या कोई व्यक्ति था, उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, उस पैराग्राफ में वो चर्चा हो रही है। तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रोहित अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो हम कह रहे हैं व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर पूछ सकता है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोहित कैन बी इन्फर्ड, ठीक है, या इन्फ्रेंस्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से रोहित का किस तरह का कैरेक्टर को हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं, यानी कि रोहित का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हैं, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड हैं। जिसका ध्यान रखेंगे कि ये जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस इन्फ्रेंस बेस्ड ही हैं, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में आप देख सकते हैं कि 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये सब चीजें जो है इंग्लिश का पोर्शन है और जो भी बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये चीज जरूर करना चाहिए। और जो बैंक का प्रिपरेशन कर लेंगे उनको एसएससी का आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड करता है एक एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज आपने जो सिलेबस देखा, ये जो सिलेबस था वो किस चीज का, बैंक का सिलेबस था बच्चों। अब मैं आपसे एक फीडबैक चाहता हूँ, ठीक है, अभी क्लास हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी हम एसएससी की बात करेंगे, कि इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो सिलेबस का, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो या तो हैंड रेज कर सकते हैं
ठीक है, और ठीक है, नहीं तो फिर चैट में जाकर फिर आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। किन्हीं को नहीं आया है समझ में तो, और समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अनामिका का कहना है कि सर क्लोज टेस्ट क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। किन्हीं को और कोई पर्सनली प्रॉब्लम है इसमें कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है। चलिए, ऑलमोस्ट सबको लगता है समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर अनामिका का एक डाउट है कि सर क्लोज टेस्ट तो बता दिए, क्लोज टेस्ट क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या है। क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होता है बच्चों। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, बता देते हैं, पैराग्राफ विथ ब्लैंक्स इन इट। ऐसे पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, एक ऐसा पैराग्राफ होगा जिसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, कुछ ब्लैंक्स होंगे, और उस ब्लैंक को क्या करना होता है, फिल करना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरा जंगल, सॉरी, क्लोज टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको क्या, एक पैराग्राफ हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया जाए कि एक पैराग्राफ बनाने के लिए क्या जरूरी है, लाइन जरूरी है। तो मान लीजिए पहला लाइन हो गया उस पैराग्राफ का, ये सेकेंड लाइन हो गया, ये थर्ड लाइन हो गया उस पैराग्राफ का, ये फोर्थ लाइन हो गया, ये फिफ्थ लाइन हो गया, ठीक है, ये सिक्स्थ लाइन हो गया। तो ये सब मान लीजिए कि ये लाइन है, किसके, पैराग्राफ के लाइन है। और उस पैराग्राफ के लाइंस में मान लीजिए पहला लाइन में हमको एक ब्लैंक दिया हुआ है, इसको हम ब्लैंक नंबर 1 से डिनोट कर सकते हैं, जैसे पहला ब्लैंक हो गया। ठीक है, मान लीजिए सेकंड लाइन में फिर एक ब्लैंक दे दिया, तो ये सेकंड ब्लैंक हो गया। थर्ड लाइन में नहीं देकर फोर्थ लाइन में ब्लैंक दे दिया, तो ये थर्ड ब्लैंक हो गया। ठीक है, और मान लिया जाए इसी पे 2 ब्लैंक दे दिया, मतलब थर्ड फोर्थ लाइन में ही 2 ब्लैंक दे दिया, तो एक जगह पे यहाँ ब्लैंक दे दिया, कुछ वर्ड्स के बाद फिर यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दे सकता है, ऐसा कर सकता है। या फिर हर एक सेंटेंस में हर एक लाइन में एक एक ब्लैंक दे सकता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो नीचे जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्या देगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि ब्लैंक नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे देगा 4 ऑप्शन में या 5 ऑप्शन। ए में दे दिया एक ऑप्शन, बी में दे दिया एक ऑप्शन, सी में दे दिया आपको एक ऑप्शन, डी में दे दिया एक ऑप्शन। इसमें से आपको चूज करना है कि ब्लैंक नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट। क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसएससी के बारे में, क्योंकि एसएससी और बैंक बहुत वाइड रेंज ऑफ वैकेंसी रिलीज करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, और बच्चों का जो इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, इन्हीं 2 एग्जाम्स के प्रति होता है। और तीसरा एक रेलवे होता है, लेकिन रेलवे में इंग्लिश तो नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ इंग्लिश नहीं है वहाँ सबसे ज्यादा क्राउड है। इस चीज को आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप अगर कहीं पे होता है तो वो रेलवे में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है, वो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश मजबूत रखना चाहिए। अगर आप अच्छा जॉब क्रैक करना चाहते हैं, एक अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश मजबूत रखना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में बैंक के ये सिलेबस है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा एसएससी का सिलेबस के बारे में बात कर ले। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, उसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश सिलेबस फॉर एसएससी। ये हमने देखा इंग्लिश सिलेबस फॉर बैंक एग्जाम। ठीक है, उसके पहला स्लाइड ये था, दूसरा स्लाइड हमने ये देखा। ठीक है, और ये क्लोज टेस्ट का था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैंक के बारे में, सॉरी एसएससी के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा हो गया इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस फॉर एसएससी। ठीक है, एसएससी के लिए इंग्लिश का क्या सिलेबस है, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। एसएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम के लिए इंग्लिश सिलेबस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसको भी हम उसी तरह से पैटर्न में डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि क्या कैसे हम उसको समझें।
तो अगर हम ग्रामर पोर्शन में चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर ग्रामर के सेक्टर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ है ग्रामर में। तो ग्रामर में वही चीज़ है जो आप यहाँ पढ़े थे, ठीक है। ये जो आपने एरर डिटेक्शन कहा वो भी वहाँ पर एरर डिटेक्शन वहाँ भी होता है, ठीक है। यानी आपका एरर डिटेक्शन यहाँ भी है, एरर डिटेक्शन यहाँ भी है। इसको कॉमन एरर भी कहा जाता है, कॉमन एरर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, या उसी को फिलर्स बोलते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा या तो सिर्फ सिंगल फिलर आता है या फिर डबल आता है, ट्रिपल नहीं आता है। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर का जो पोर्शन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये आता है। समझ रहे हैं। तो ग्रामर में ये तीन चीज इसमें पूछ रहा है आपसे, एक एरर पूछ रहा है, एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ रहा है। और इसमें कनेक्टर बेस्ड नहीं होता है, स्टार्टर बेस्ड नहीं होता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्टार्टर नहीं होता है, कनेक्टर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। यही तीन चीज होंगे, एरर डिटेक्शन, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, जो नेक्स्ट पोर्शन है जो हमारा आता है वो कैब। हाँ, एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा ग्रामर में थोड़ा सा स्पेशली, वो जनरली मेंस में कभी कभी पूछता है, ऐसे जनरली पीटी में कभी कभी पूछता है, मेंस में जो एसएससी सीजीएल के जो मेंस में तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। उसमें स्पेशली आपको क्वेश्चंस रहेंगे किससे रिलेटेड, वॉइस और नारेशन से रिलेटेड, स्पेशली वॉइस से रिलेटेड और नारेशन से रिलेटेड। एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो पीटी में एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन वॉइस से या एक क्वेश्चन नरेशन से हो सकता है, होता भी है, ठीक है। लेकिन जब आप एसएससी सीजीएल दे रहे होते हैं तो ध्यान रखना बच्चों, एसएससी सीजीएल के मेंस में ये, अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं या फिर हम सिर्फ यहाँ पे सीजीएल लिख देते हैं, एसएससी का तो बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, ये अगर हम सीजीएल की बात करते हैं, सीजीएल की अगर बात करें तो दोनों में जो आता है पूछा जाता है, वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं सीजीएल में, वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं मेंस में। वॉइस से रिलेटेड सीजीएल के मेंस में 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। किस में होते हैं, मेंस में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नारेशन में भी वही होता है, ये आपको 25 क्वेश्चन यहाँ भी रहता है, 20 to 25 क्वेश्चन, ठीक है। समझ रहे हैं, मेंस में आता ही आता है, समझ रहे हैं बात को। और ऐसे पीटी में एक दो क्वेश्चन आ सकता है, आ भी जाता है, नहीं भी आ सकता है, आ भी जाता है, मतलब 100, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन आ भी जाता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मेंस में एसएससी सीजीएल के मेंस की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो 20 से 25 क्वेश्चन, यानी 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो वॉइस से और 20 से 25 क्वेश्चन नारेशन से आता ही आता है। यानी अगर हम बात करें कि 200 मार्क्स का इंग्लिश का होता है मेंस में, है ना, मेंस में होता है एसएससी मेंस में, उसमें से आप देख सकिए तो कम से कम 45, दोनों मिलाकर 45 मार्क्स का जो है आपका सिर्फ किससे आ रहा है, वॉइस और नारेशन से आ रहा है। समझ रहे हैं, वॉइस और नारेशन से आपका आ जा रहा है, कितने का, 45 मार्क्स का। तो सोचिए वॉइस और नारेशन कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ग्रामर में ये चीजें स्पेशली होती हैं। अब वॉइस नारेशन में क्या रहेगा, वॉइस में क्या रहेगा कि एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, हो सकता है वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो 4 ऑप्शन होंगे, जो उस एक्टिव वॉइस का पैसिव चूज करने के लिए किया जाएगा, 3 उसमें से रॉन्ग होंगे और एक ही उसमें करेक्ट होगा, वो चूज करना है। उसी तरह से नारेशन होगा, तो डायरेक्ट नारेशन है तो उसका इनडायरेक्ट नारेशन चूज करना होगा, उसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, 3 गलत तरीके से बनाया हुआ होगा, एक सिर्फ वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि वॉइस से रिलेटेड, नारेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी के सीजीएल के मेंस में 20 से 22 वॉइस का, 20 से 25 वॉइस का और 20 से 25 नारेशन का आता है। और पीटी में एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन दोनों से हो सकते हैं। तो ये ग्रामर का पोर्शन हो गया किसका, एसएससी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं इसका वोकैब पोर्शन,
वोकैब की बात करें तो इसमें क्या पूछता है, तो वोकैब में देखिए आपको सिनोनिम्स तो पूछेगा ही, एंड एंटोनिम्स पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछना ही पूछना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वोकैब में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, जो बैंक में नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ आपका होता है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो ये वोकैब से रिलेटेड आपका हो गया। क्लियर है इसमें? और अगर हम फिलर्स की बात करते हैं तो फिलर्स चूंकि भाई ये भी वोकैबलरी पे बेस्ड होता है, ग्रामर पे भी बेस्ड है, वोकैबलरी पे भी बेस्ड होता है, तो फिलर्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, वोकैब में, क्योंकि वोकैब जो है फिलर्स से भी रिलेटेड हो सकता है। तो वोकैब में आपको ये चीजें हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में, कोई भी एसएससी हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे वो आपका डीईओ का हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, या फिर स्टेनोग्राफर का हो, कोई भी हो, यही सिलेबस होता है एसएससी का या फिर सीजीएल का। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में वही चीजें हैं जो हम वहां पर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ रहा है आरसी, समझ ही गए होंगे आरसी का मतलब क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पैराजम्बल, उसके बाद आपको पूछ रहा है पे क्लोज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक और जो है आपसे पूछ रहा है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया। फिर उसी में जैसे पैराजम्बल दो तरह के यहाँ पर पूछे जाते हैं, एक तो होता है कि पैराग्राफ, और एक होता है सेंटेंस को ब्रेक कर देना। एक ही बड़ा सा सेंटेंस होगा, उसको ब्रेक करके जोड़ने के लिए कहेगा, और पैराजम्बल में बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए, उनको अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो मेजर आप इसी में लेकर चलिए, तीन पोर्शन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल जो है, क्लोज टेस्ट है, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं। तो आपने देखा और आपने अगर मैच भी किया होगा तो लगभग सारे चीज जो है वो उसी से रिलेटेड हैं, कुछ कुछ चीजें जो है वो इधर उधर हैं। तो अगर आप कंबाइंड प्रिपरेशन करते हैं बैंक और एसएससी दोनों का, तो निश्चित तौर पे आपका इंग्लिश दोनों के लिए अच्छा हो जाता है, आप दोनों का तैयारी आप इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है स्टूडेंट्स आप लोग को अगर अभी यहाँ पर कोई, अगर कोई ऐसा डाउट है तो बताइए, और अगर समझ में आ गया तो आप कुछ लिखिए कि सिलेबस क्लियर हो गया, कि समझ में आया। इन्हीं को कोई डाउट नहीं है? चलिए क्लियर हो गया, ओके। पल्लवी ने कहा समझ में आ गया सर, ठीक है, गुड। और लोग बताइए, और बाकी लोग का रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। अरोना ने कहा सर सिलेबस समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। अनामिका ने कहा सर समझ में आ गया, ओके फाइन। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर हो गया है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखिए थोड़ा सा हम आपको कुछ नया चीज पे ले चलते हैं। नया चीज पे ले चलते हैं कि वोकैबलरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आज डिस्कशन कर रहे हैं वोकैबलरी से लेकर, ठीक है, कि वोकैबलरी होता क्या और उसको हम लोग कैसे समझते हैं। फिर मैं आपको हर दिन का एक सिलेबस दूंगा कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा थोड़ा हम सबको टच करते हैं आज, देखते हैं कि वोकैबलरी क्या होता है, कैसे उसको समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीज हम लोग बात करेंगे। देखिए
वोकेबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वोकेबलरी, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं वोकेबलरी के बारे में कि वोकेबलरी हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वोकैब के बारे में कि वोकैब क्या होता है, कैसे जानना है, वोकैब सीखने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स टू मास्टर, इंपॉर्टेंट टिप्स टू मास्टर वोकैबलरी या इंपॉर्टेंट टिप्स टू लर्न वोकैब। ठीक है, आप मास्टर भी बन सकते हो उसमें, अगर आप अच्छे से इस टिप्स को समझते हैं और इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये टिप्स क्या क्या हैं जरा मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला, अगर मैं टिप्स की बात करूँ वोकैब लर्ने सीखने की, तो चलिए बच्चों हम आपको अभी कुछ एक वर्ड मैं देता हूँ, उसके बाद हम टिप्स की बात करेंगे। एक वर्ड हम देते हैं, ठीक है, और देखिए कैसे हम इनको ट्रिक के थ्रू समझ सकते हैं और कैसे हम इसको टिप्स के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला अगर हम वर्ड लिखते हैं, जैसे एक वर्ड हम लिखा है कार सी नोमा, एक वर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा वर्ड मैं लिखता हूं प्रोमैटिक, थर्ड वर्ड लिखते हैं एनार्की, फोर्थ वर्ड अगर हम लिखते हैं मिसैंथ्रोप। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ठीक है, अब बच्चों आपसे अगर कोई कहे कि इनका मीनिंग बताइए, एट टाइम आपसे अगर कोई पूछ दे कि इनका इस वर्ड का मीनिंग बताइए, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, कैसे मीनिंग बताए, कहाँ से, क्योंकि हमें तो कुछ आ नहीं रहा है। तो कुछ आ नहीं रहा तो करे क्या, तो हम सीधा क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, है ना। जनरली हम लोग गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इनमें से किसी वर्ड का कोई मीनिंग पता है, किसी एक को, कोई भी बता सकते हैं कि किसी एक वर्ड का मीनिंग पता है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो पहला वर्ड है, हम मीनिंग नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट बता देंगे तो आप आराम से पकड़ लीजिए। आशीष ने कहा सर ये सर फर्स्ट वन पता है। चलिए वेरी गुड, ठीक है, तो आशीष को पता है, वेरी नाइस। फिर भी मैं बाकी लोग को समझा दूं कि इसका क्या मतलब होगा और क्या होना चाहिए। यस, आशीष ने कहा कि सर कैंसर से रिलेटेड होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम ब्रेक करते हैं, इस वर्ड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन अब तोड़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो तोड़ने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है रूट वर्ड और एक होता है सफिक्स। हाँ गुड, अनामिका मिश्रा ने कहा कि सर कैंसरस टिश्यू है फर्स्ट का, गुड गुड अनामिका। तो यहाँ पर देखिए, हमें जब भी कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी कोई एक कंपाउंड वर्ड बनता है स्टूडेंट्स, तो उसमें रूट वर्ड होते हैं और एक सफिक्स होता है। हो सकता है कि उस रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स भी लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी जब आपको एक बड़ा सा वर्ड मिल रहा है तो हो सकता है कि उसमें प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस सफिक्स जुड़ा हुआ हो, तो हम पहले उनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको ब्रेक करते हैं तो एक सफिक्स हमारा आता है ओमा। ओमा एक सफिक्स होता है, ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। क्या होता है, ट्यूमर। और कार्सी वर्ड जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक रूट वर्ड है। आप कहेंगे सर इसमें प्रीफिक्स नहीं है क्या। ठीक है, अगर ये प्रीफिक्स होता और ये सफिक्स होता तो रूट कहाँ गया, रूट तो नहीं होता। यानी बिना रूट के कोई वर्ड नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा।
रूट वर्ड होता ही होता है, रूट मतलब मेन वर्ड, क्योंकि हम कार्सी में ओमा को जोड़े हैं, कार्सी में, ठीक है ना, समझिए। तो इसमें प्रीफिक्स हमारा मिसिंग है, प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है, समझिए इस चीज को। तो ये जो रूट वर्ड हुआ, कार्सी एक रूट वर्ड है, और ये जो आप देख रहे हो ओमा एक क्या है, सफिक्स है। अब ये कार्सी जो एक रूट वर्ड है, तो इस कार्सी का मीनिंग क्या होता है? कार्सी का मीनिंग होता है कैंसर, समझिए। यानी अगर कार्सी प्लस ओमा दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? कैंसर ट्यूमर। यानी वैसे ट्यूमर, वैसा ट्यूमर, TUMOUR, वैसा ट्यूमर जिसमें कैंसर हो गया हो, यानी हम कार्सिनोमा को हम कह सकते हैं कैंसरस ट्यूमर, कैंसरस, कैंसरस ट्यूमर, यानी वैसा ट्यूमर जिसमें कैंसर हो गया होगा। तो बहुत लोग को आपको डाउट हो रहा होगा सर ट्यूमर का मतलब तो कैंसर होता है, लेकिन नहीं, सारे ट्यूमर कैंसरस होंगे ये हम नहीं कह सकते। ट्यूमर का मतलब सिर्फ होता है लम्प, गांठ, जिसमें जो टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी के वो क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, उसको कैंसरस ट्यूमर कहते हैं, और उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, कार्सिनोमा कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? ये चीज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ड पे। सेकेंड वर्ड का किसी को मीनिंग पता है, बताइए। हाँ, अनामिका ने कहा कि सर क्रोम का मतलब कलर होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें इसका सफिक्स को निकाल लेना है। तो सफिक्स जो हम लोग देखे, तो आईसी एक सफिक्स होता है। आप कहेंगे सर आप तो निकाल ले रहे हैं, हम कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताऊंगा कि सफिक्स कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं, और कैसे हम उसको निकालते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से हम वर्ड को समझते हैं। अगर वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो भी अगर हम दिमाग लगाकर इस तरह के इनको रूट वर्ड को अलग करके, सफिक्स अलग करके, हम उनके मीनिंग के नजदीक जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसके नजदीक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हम इस वर्ड की ओर चले, तो आईसी जो होता है इसका कोई मीनिंग ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आईसी क्या बनाता है, एक एडजेक्टिव बनाता है। आईसी क्या बनाता है, एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है, आईसी का मतलब रिलेटेड टू होता है, रिलेटेड टू, से संबंधित। यानी जिस वर्ड के अंत में आईसी लिखा हुआ रहे वो एक एडजेक्टिव है, और उसका क्या मीनिंग आ रहा है, रिलेटेड टू या रिलेटिंग टू, ठीक है। और इससे पहले आपने कही दिया कि सर क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर होता है। तो क्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू कलर, रंग से संबंधित, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिक, समझ गए। तो यहां पर क्रोमैटिक एक एडजेक्टिव हो गया, जिसको आप रिलेटेड टू कलर कह सकते हैं, या फिर कलरफुल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कलरफुल कह सकते हैं। तो इस तरह से क्रोमैटिक का मतलब हो गया कलरफुल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एनार्की। कोई वर्ड बता सकते हैं थर्ड का? हाँ, नामिका ने कहा कि सर जहां गवर्नमेंट ना हो, गुड। और कोई? देखिए ये वर्ड आपने अगर याद किया तो आपको आसानी से पता है, लेकिन अगर मान लिया जाए आपको, आपने याद किया, भूल गए और आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, तो यहां पर हम इसको ब्रेक करते हैं। इसमें तीन चीज लगा हुआ है, एक हो गया AN, एक हो गया आर्क, ARCH, और एक हो गया Y। यानी इसमें प्रीफिक्स भी है, रूट भी है, और सफिक्स भी है। एन का मतलब नो होता है, विदाउट होता है, ठीक है, या लैक भी होता है, LAC के लैक भी होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं कि एन का मतलब नो, विदाउट या लैक भी कह सकते हैं आप उसको, नो, विदाउट या लैक, जहां पे नहीं हो कोई चीज, एब्सेंस भी कह सकते हैं। एन का मतलब आप कह सकते हैं इसको नो कह सकते हैं, विदाउट कह सकते हैं, आप यहाँ नो कह सकते हैं, विदाउट कह सकते हैं, ठीक है, या एब्सेंस कह सकते हैं, या लैक कह सकते हैं। मतलब एक नेगेटिव वर्ड बनाता है एन जो होता है किसी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो। आर्क मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट, रूल या गवर्नमेंट, ठीक है।
और वाई जो होता है वो क्या बनाता है, नाउन बनाता है, ये नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एक नाउन बनाता है, और ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक अवस्था जिसको आप कह सकते हैं। तो एनआर्की, एन मतलब एब्सेंस, रूल या गवर्नमेंट, यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्की, एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड एनार्की, जिसको हम लोग हिंदी में अराजकता बोलते हैं, अराजकता, जहां पे कोई राजकता नहीं हो, कोई रूल रेगुलेशन, कोई गवर्नमेंट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। समझ गए बात, क्लियर है। तो इस तरह से हम वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। देखिए इसको अगर आप समझते हैं, रूट वर्ड हो गया, सफिक्स हो गया, ये जब आप समझते हैं बच्चों, तो इससे आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वोकैबुलरी में जो कुछ भी पूछे, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ दे, या सिनोनिम्स पूछ दे, या एंटोनिम्स पूछ दे, या स्पेलिंग पूछ दे, क्योंकि स्पेलिंग भी इससे मजबूत होता है। इससे हम क्या कर पाते हैं, हमारा तीन चीज बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब हम इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, और हम आसानी से इनको अचीव कर पाते हैं। वर्ड मीनिंग जो है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनको हम आसानी से समझ पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं फोर्थ, चलिए बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। हाँ, तो फोर्थ, पर्सन हु हेट्स अदर पीपल, या जो दूसरों लोगों को अवॉइड करे, गुड, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसा व्यक्ति जिसको मानवता से प्रेम नहीं हो, ठीक है। लेकिन हम इसको याद कैसे रख सकते हैं भाई, इसको हम याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स एक ट्रिक से। इसमें दो चीजें लगी हुई हैं, एक है मिस और एक है एंथ्रोप। मिस का मतलब होता है, ध्यान रखिए, मिस का मतलब या तो मिस हो सकता है या मिसो हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है हेट। मिसो मतलब हेट होता है, और फिल, फिल या फाइल, PHIL है ये, फिल या फाइल, जिसका मतलब होता है लव। तो जिस भी शब्द में आपको मिस या मिसो मिल जाए, वो समझ लीजिए किस चीज की बात कर रहा है, हेट्रेड की बात कर रहा है, नफरत की बात कर रहा है बच्चों। और जिस वर्ड में आपको फिल या फाइल लग जाए, फिल जनरली पहले लगता है और फाइल जो है वो बाद में लगता है, सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रीफिक्स है और ये आपका सफिक्स होता है, यानी फाइल हमेशा एक सफिक्स की तरह से यूज करता है, किया जाता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर मिस या मिसो लग जाए वो हेट्रेड की बात करता है, और जहां पे फिल या फाइल यूज करते हैं वो लव की बात करता है। तो आपको मिस का मतलब तो समझ में आ गया कि हेट करना होता है, और एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानवता, यानी मिसेंथ्रोप, यानी मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज नोन एज मिसेंथ्रोप, यानी जिसको मानवता से नफरत हो उसे हम क्या कहेंगे, मिसेंथ्रोप कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि जिसे मानवता से प्रेम हो उसे क्या कहेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने यहाँ पे बता रखा है वो ट्रिक आप, हमने कहा कि जिसे मानवता से नफरत हो उसे मिसेंथ्रोप कहते हैं, और जिसे मानवता से प्रेम हो उसे क्या कहेंगे, इंग्लिश में जल्दी से बताइए। यानी क्या है, वन हु हेट्स मैनकाइंड दैट इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप, एंड व्हाट वी कॉल वन हु लव्स मैनकाइंड, क्या कहेंगे उसे, कैसे कहेंगे। एक का आंसर आया, और बाकी लोग भी जवाब दीजिए, क्योंकि आंसर आपको यहीं कहीं छुपा हुआ है। आशीष ने जवाब दे दिया, वेरी गुड आशीष। और कोई, अनामिका जवाब दीजिए, अरुणा भी जवाब दे सकती हैं, पल्लवी, आप लोग सब जवाब दीजिए। ठीक है, अनामिका का भी आया जवाब, मयंक का भी आया जवाब, सबका जवाब गुड, वेरी गुड। क्लियर है, सबको समझ में आया है ना, फिलेंथ्रोप होगा, फिलेंथ्रोप होगा, फिलेंथ्रोप हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिसका अपोजिट लिख रहे हैं तो उसी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे अगर हम मिस लिख रहे हैं यहाँ पर, तो मिस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, है ना। जब हम प्रीफिक्स लगाए हैं तो उसका प्रीफिक्स ही हम उसका अपोजिट दे तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो मिसेंथ्रोप का अपोजिट हो जाता है फिलेंथ्रोप, क्योंकि मैंने कहा है कि फिल वर्ड जो होता है वो प्रीफिक्स है,
और मिस वर्ड भी क्या है, एक प्रीफिक्स ही होता है जो पहले लगता है। तो यहां पर मिसेंथ्रॉप का अपोजिट हो जाता है फिल एंड थ्रॉप, फिलेंथ्रॉप। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? रिप्लाई करें आप लोग, ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है आप लोगों को? लगता है आप लोग को अच्छा नहीं लगा, हाँ? इसलिए आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। यू मस्ट रिप्लाई। क्या ये कंसेप्ट अच्छा लगा आप लोगों को? यस और नो, रिप्लाई करना है आप लोग को, यस या नो। आशीष सेड, पल्लवी सेड यस सर, अनामिका सेड यस सर। तो अरुणा, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये कैसे समझना है ना? तो ये एक्चुअली क्या है कि एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के तरह जब आप वोकेबलरी सीखते हैं बच्चों, तो आई एम डैम श्योर कि आप किसी भी वर्ड का आंसर दे सकते हैं। लेकिन बस बशर्ते कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इस कंसेप्ट पे आपका पकड़ होना चाहिए। आप बहुत आसानी से वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं। और आपने देखा ना कि अगर आपको कहीं पे भी वर्ड में, अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं, आंसर बता दीजिएगा। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइएगा, ठीक है ना? जैसे एक वर्ड हम आपको देते हैं, वर्ड है मिसेंड्री, वर्ड है। Ashish, you don't worry about remembering the prefix and suffixes. I will provide you the concept. और ये पढ़ाते पढ़ाते आपको समझ में आएगा, और ये एकदम आसानी से याद रहेगा। हाँ, ये तो थोड़ा सा तो टाइम आपको देना पड़ेगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा कि देयर इज नो, इससे ज्यादा तो शॉर्टकट और है नहीं कहीं पे, ठीक है? और ये एक तरीका है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम लोग डेली बेसिस पे 10 या 15 रूट वर्ड और सफिक्स डेली बेसिस पे करेंगे, ताकि आपको ये ज्यादा बर्डन भी ना लगे, और आप धीरे धीरे उसको समझ भी लेंगे। ठीक है ना? तो एक वर्ड आपको मैंने दिया, मिसेंड्री का मतलब क्या हो सकता है, कोई बताइए? एक रूट तो आपको पता चल गया है, लेकिन दूसरा रूट अगर पता चल जाएगा तब तो आसानी से आप आंसर दे देंगे। फिर भी आप ट्राई कीजिए। पल्लवी ने जवाब दे दिया, गुड। यस, मयंक ने भी जवाब दिया, हाँ रियली। तो मयंक, आपको जवाब देना है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। हाँ अनामिका, हाँ अनामिका, ये भी हेट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है? हाँ, ये आपने कहा कि हेटेड ऑफ मैन, यस, अ पर्सन हु हेट्स स्मेल, गुड। मयंक ने कहा पर्सन हु हेट्स स्मेल, राइट, ठीक है। यानी मिसएंड्री, एंडर का मतलब देखिए, जहां भी आपको एंडर वर्ड मिल जाए, जहां कहीं भी आपको एंडर वर्ड मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि उसका मतलब है मेल। कहीं भी मिल जाए वो मेल होता है, ठीक है? और मिस का मतलब तो आप जानते हैं, हेट, यानी वन हु हेट्स मेल, दैट इज कॉल्ड मिसेंड्री। क्लियर है? तो ये प्रोसेस है, ये तरीका है। इसी प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं, है ना? तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया कि इनको समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि आपको एक वोकेबलरी याद रखने के लिए, वोकेबलरी को समझने के लिए कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है? तो पहला जो हो गया, आपको क्या ध्यान रखना है, रूट वर्ड। रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। सेकंड जो है रूट वर्ड एंड रूट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। उस रूट वर्ड का क्या मीनिंग है ये आपको पता रखना होगा। सेकंड है सफिक्स, सफिक्सेस एंड देयर मीनिंग। वो सफिक्स आपको पता रखना होगा और उसका मीनिंग पता रखना होगा कि सफिक्स का क्या सेंस आ रहा है। हाँ, ध्यान रखना है सफिक्सेस एंड देयर मीनिंग along with पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ध्यान रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब हुआ कि जो सफिक्स है वो क्या बनाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आईसी, जिस वर्ड के अंत में आईसी लगा होगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आईसी जो लगा वो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव। तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। लेकिन आईसी का मीनिंग क्या है, तो आईसी का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू, रिलेटिंग या रिलेटेड टू, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो ये मीनिंग हो गया, ये क्या हुआ, मीनिंग। और ये हमारा क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये हो गया आपका रिलेटिंग टू मीनिंग, आईसी से संबंधित। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रही बात को। तो जब भी हम यहाँ पर ध्यान रखें कि रूट वर्ड जानना चाहिए, रूट वर्ड कौन है और उसका क्या मीनिंग है, सफिक्स क्या है और उस सफिक्स का मीनिंग क्या है, और उस सफिक्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वहां पर। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कम होते हैं, ठीक है, सफिक्स मेन याद रखना हम लोग को, प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगता है और सफिक्स जो होता है वो बाद में रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर भी वही चीज आप कर सकते हैं, सफिक्स एंड देयर प्रीफिक्स एंड देयर मीनिंग अलॉन्ग विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर प्रीफिक्स जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बनाता है। ठीक है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करता है, इसलिए हमने सिर्फ प्रीफिक्स का मीनिंग ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीफिक्स एंड prefixes and their meaning, prefixes and their meaning, ये आपको पता रखना। What is the time students? टाइम क्या हो रहा है बता सकते हैं क्या आप लोग? It is 4:15, 4:16. So we have 10 minutes more. ठीक है, 10 मिनट्स और हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। 10 मिनट्स बाद फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे मीटिंग, क्योंकि अगला क्लास फिर आपका होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें ये तीन चीज ध्यान रखने हैं। तो ये तो रहा बात बच्चों वोकेबलरी को समझने के लिए, है ना। वोकेबलरी में आपको वर्ड मीनिंग वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को समझने में बहुत आसानी होगी इसको, है ना। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टिप्स टू लर्न वोकैब्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो वोकेबलरी की बात हमने किया कि वोकैब को कैसे समझना है। अब नेक्स्ट अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, अगर हम लोग ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है, ग्रामर, तो ग्रामर तो पूरा पढ़ना पड़ता है, ये सबको पता है। बिना ग्रामर पढ़े आप ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामर में सिर्फ वही चीज हमें पढ़ना है जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें चैप्टर भी पढ़ना है, लेकिन वो सबसे पहले तो हमें चैप्टर का कंसेप्ट को क्लियर करना है, और फिर उसके साथ ही साथ हमें वो चीज पढ़ना है, ग्रामर के कंसेप्ट को डेवलप करना है कि ये क्या यहाँ पर चीजें हैं, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट हमारा जो चैप्टर है उस पर ज्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ग्रामर में जो जो चीजें हमें मेन फोकस करना होता है स्टूडेंट्स, जो हमें ग्रामर में पढ़ना है वो हमें जैसे क्या क्या पढ़ना है। जैसे तो ग्रामर में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर जानना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए।
ठीक है। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट भी पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट ये भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर में जो आपको पढ़ना है वो है आपका एडजेक्टिव। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका वर्ब। वर्ब में आपको जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब में दो तीन चीज़ें आपको पढ़ना है, जैसे इन्फिनेटिव पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, इन्फिनेटिव, ठीक है। जेरंड पढ़ना है और पार्टिसिपल पढ़ना होता है। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ब में ये तीन चीज़ें आपको पढ़ना है, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। उसके बाद वर्ब की बात करें, वर्ब के बाद हमें पढ़ना होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन एक टॉपिक है, ठीक है। इन्वर्जन भी ज़रूरी है पढ़ना। उसके बाद एडवर्ब भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आपको पढ़ना है कनेक्टर। कनेक्टर पढ़ना ज़रूरी है, जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन जान ही रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सब हो गया। कंडीशनल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंडीशनल, ठीक है। उसके बाद हमारे टेंसेस भी आते हैं। वॉइस नारेशन हो गया, क्योंकि वॉइस नारेशन तो आप जान रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब एक मेजर एरिया है और इस पे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ना है। बोलेंगे सर नाउन आर्टिकल, ये सब नाउन आर्टिकल जो है बहुत छोटी चीज़ें हैं और इससे बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। मेन जो चीज़ है हमारा ये सब चीज़ें हैं और यही चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ग्रामर में, ताकि आप आसानी से ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो आपको आपका एरर डिटेक्शन हो, कॉमन एरर उसको बोलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिलर्स हो, ठीक है, उन सभी चीज़ों को आप आसानी से पढ़ सके। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपका यहाँ नाउन भी क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो नाउन प्रोनाउन यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहा है, तो अननेसेसरी हमें अलग से नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें एक पैटर्न वे में पढ़ना है। अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना है, भूलना है, छोड़ना है, कि जो बेकार चीजें हुई हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें वही चीज पढ़नी है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो चीज हम लोग जाने, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ताकि ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है। और इससे पहले हमने वो कैब में बताया था आप लोग को ना, वो कैब में ये बताया था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करेगा इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिप्स टू लर्न वोकेबलरी। चलिए मैं आपको शुरू से ये बता देता हूँ, स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, जिनका जो भी आप मान लिया हो सकता है आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको देख सकते हैं ना। ये पहला स्लाइड था हमारा, दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। This, the second one, this is the third one, this is fourth one,
This one is fifth one. और ये रहा आपका सिक्स्थ वन. ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा भी लगा होगा, और शायद टाइम भी हो गया होगा. क्या टाइम हो गया होगा? लगभग मुझे भी लग रहा है ऐसा. कुछ और चीज़ अगर पूछना आप लोग को तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई और चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. कोई डाउट बच्चों? एनी डाउट? इंग्लिश के लिए बुक कौन सा पढ़े? देखिए अरुणा, इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक आप ऐसे खरीद सकती हैं. एक आरपी सिन्हा का एक बुक आता है, परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, वो ले सकते हैं. या फिर पैरामाउंट पब्लिकेशन का भी बुक्स आता है, वो भी ले सकते हैं. एक बहुत सारे बुक्स हैं. ये दो बुक्स जो हैं मुझे एट प्रेजेंट याद है, जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं. और इसके अलावा एक और बुक है, नाम याद नहीं आ रहा है, अच्छा बुक है वो भी. ठीक है, अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा कौन सा है. हाँ, स्पेशली ग्रामर के लिए वही बुक है, वो स्पेशली ग्रामर के लिए ही है ना. परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आरपी सिन्हा का है, वो एक परफेक्टली ग्रामर के लिए ही है. ठीक है. हाँ, एक नीतू मैम का जो मैंने बोला ना, पैरामाउंट का, पैरामाउंट पब्लिकेशन का जो बुक आता है वो नीतू मैम का ही है, वो भी आप पढ़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस कंक्लूड द मीटिंग. ओके, थैंक्स यू ऑल. Okay, so let us conclude the meeting. Okay.